हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का बेहद ही आसान एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मार्वल? नहीं, हम स्टार्टिंग ही यहाँ से करेंगे। जैसे मान लीजिए आयरन मैन का सूट है, वो बन के तैयार हो गया, ओके पूरा, बट जारविस ही नहीं है, तो क्या वो चल पाएगा? क्या आयरन मैन को पता होगा कब एनर्जी बढ़ानी है सूट की, कब कम करनी है, कब हाथ उठाना है, कब पैर उठाना है? नहीं। तो इसी तरह से जैसे आयरन मैन के सूट को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है उसके लिए जारविस होता है, वैसे ही हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है एक सिस्टम। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो ये सिस्टम होते हैं दो तरह के, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। मान लीजिए आपकी बॉडी बन के तैयार हो गई, उसमें हाथ पैर दिल ऑर्गन्स सब कुछ है, बट कोई सिस्टम है ही नहीं ये कोऑर्डिनेट करने के लिए कि कब कौन सा ऑर्गन यूज़ करना है, कब कौन सा प्रोसेस करना है। तो क्या आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी? नहीं। इसलिए हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए होते हैं दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बाकी सारी नर्व्स, और एंडोक्राइन सिस्टम में आता है ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स। पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में आती हैं दो चीज़ें, सीएनएस और पीएनएस। क्या बीटीएस तो सुना था, ये सीएनएस पीएनएस क्या है? ओके, सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में आता है क्रेनियल नर्व्स जो हमारी अराइज होती हैं ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स ऑब्वियसली जो अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो है कोऑर्डिनेशन। तो हम सब ने वीडियो गेम्स तो खेले ही हैं। ओके, वीडियो गेम्स खेलते टाइम क्या होता है, हमें अपने रिमोट कंट्रोल की बहुत सारी कीज़ को एक साथ चलाना पड़ता है ताकि हमारा जो वीडियो गेम में कैरेक्टर है वो ढंग से फंक्शन कर पाए। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक एबिलिटी होती है डिफरेंट ऑर्गन्स को साथ में चलाने की, ताकि जितने भी प्रोसेस हैं वो स्मूथली फंक्शन कर पाए। इसी एबिलिटी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। वीडियो गेम से याद रखेंगे, जैसे सारी कीज़ को एक साथ चलाते हैं ताकि कैरेक्टर अच्छे से फंक्शन कर पाए, वैसे ही बॉडी में सारे ऑर्गन्स को एक साथ चलाने की जो एबिलिटी है ताकि सारे प्रोसेसेस स्मूथली फंक्शन हो पाए, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब पढ़ते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है? एक ऐसा चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारी बॉडी में नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक ऐसा चेंज जो हमारी बॉडी में ट्रिगर करे एक फिज़िकल या बिहेवियरल चेंज को। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक नोटिफिकेशन आया, ओके, वो नोटिफिकेशन किसका है वो नहीं पता, बट वो नोटिफिकेशन हो गया स्टिमुलस। ओके, चेंज ही तो हुआ। पहले आपका मोबाइल शांति से बैठा था, अब उसमें एक नोटिफिकेशन की रिंगटोन आई, टिडिंग, तो वो हो गया स्टिमुलस। ओके, अब आते हैं रिस्पॉन्स पे। अब आपने देखा वो नोटिफिकेशन है किसका, क्या वो दोस्त का है? तो दोस्त तो दिन में 10 रील भेजता है, तो वो तो हम नोटिस करेंगे नहीं। ओके, यानी कि अगर दोस्त का है तो हम नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो किसी स्पेशल इंसान का हुआ तो हम उस टाइम अपने सारे काम छोड़ के जाएंगे मोबाइल पे उसे रिप्लाई करने। ओके, तो आपने दोस्त की नोटिफिकेशन को इग्नोर किया और स्पेशल इंसान की नोटिफिकेशन पे आपने जाके रिप्लाई किया, ये हो गया रिस्पॉन्स। तो जो नोटिफिकेशन थी वो थी स्टिमुलस, और जो आपका रिस्पॉन्स था नोटिफिकेशन को इग्नोर करना या जाके रिप्लाई करना, वो हो गया रिस्पॉन्स। लगता है मुझे ये टॉपिक ज़्यादा पसंद आ गया था। इसमें देखो मैंने एक और एग्जांपल रख दिया, ये जो म्यूज़िक बज रहा है ये हो गया स्टिमुलस, और जो म्यूज़िक बजने पे आप नाच रहे हैं ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। अब कई लोग नहीं नाचेंगे, वो भी एक रिस्पॉन्स हो गया, कई लोग नाचेंगे, वो भी एक रिस्पॉन्स हो गया। अब पढ़ेंगे रिसेप्टर्स। नाम में ही जैसा लग रहा है, रिसेप्टर्स यानी कि कुछ रिसीव करने वाले। तो ऑर्गन्स में वो सेल्स जो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को और उन्हें कन्वर्ट करते हैं इम्पल्स में। इम्पल्स को हम एक मैसेज की तरह समझ सकते हैं कि सेल्स ने स्टिमुलाई को रिसीव किया और उसे एक मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम रिसीव कैसे कैसे कर सकते हैं? स्मेल करके, यानी कि नोज़ में हो सकते हैं हमारे रिसेप्टर्स, सुन के यानी कि हमारे ईयर्स में जो रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट करके यानी कि जो टंग में है, देख के यानी कि जो आँखों में है, और टच करके यानी कि जो हमारे स्किन में है। ओके, ये हो गए हमारे वेरियस रिसेप्टर्स। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टिमुलस हो गया नोटिफिकेशन, ओके, और हमारी आँखों ने देखा उस नोटिफिकेशन को, तो आँखों के जो सेल्स हो गए वो हो गए रिसेप्टर्स। अब
आगे बढ़ेंगे। अभी इस इफेक्टर्स को छोड़ दो, अभी सुनो। आँखों के सेल्स ने रिसीव किया स्टिमुलाई यानी कि नोटिफिकेशन को, फिर उसे इम्पल्स यानी कि मैसेज में कन्वर्ट किया कि दोस्त का नोटिफिकेशन आया है। इस मैसेज को उसने सेंड किया नर्वस सिस्टम पे। अब नर्वस सिस्टम ने अपनी डिसीजन मेकिंग करी कि दोस्त तो 10 रील भेजता ही रहता है, इसकी नोटिफिकेशन को करना है इग्नोर। तो नर्वस सिस्टम उस मैसेज को कन्वर्ट करेगा एक्शन में कि इसे करो इग्नोर, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे हाथों तक जाएगी और हमारे हाथ कर देंगे उस नोटिफिकेशन को स्वाइप और कर देंगे इग्नोर। तो वो जो हमारे हाथ के मसल्स हो गए वो हैं इफ़ेक्टर्स। तो यानी कि इफ़ेक्टर्स वो पार्ट्स हुए जो रिस्पॉन्ड करते हैं इम्पल्स को जो हमारा नर्वस सिस्टम रिसीव करता है और उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्शन में। ओके, तो नोटिफिकेशन हो गई स्टिमुलाई, आँखों के सेल्स हो गए रिसेप्टर्स, मैसेज हो गया दोस्त का नोटिफिकेशन, वो गया नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम ने बोला इग्नोर करो, तो हमारे हाथों ने उस मैसेज को किया इग्नोर और वो हाथ के मसल्स हो गए इफ़ेक्टर्स। ओके, बहुत इजी है। तो अब समझेंगे कि हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है। पहले हमारा सेंसरी ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को सेंस कर सकता है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, हमारी नोज़ हो गई, हमारे कान हो गए, हमारी आइज़ हो गई और हमारी टंग हो गई, ये करेंगे स्टिमुलस को रिसीव, और स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद वो होगा ट्रांसफॉर्म एक मैसेज में यानी कि इम्पल्स। वो इम्पल्स जाएगी नर्व्स में। अब नर्व्स में भी ऐसा नहीं है कि हाथ से सीधा चली गई ब्रेन में, नहीं, नर्व्स में होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यानी कि आप समझ सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स हमारी नर्व्स के, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, उससे दूसरे न्यूरॉन और उससे दूसरे न्यूरॉन, ऐसे करके जो इम्पल्स है वो जाएगी नर्वस सिस्टम तक यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, फिर वहाँ पे ये जो इम्पल्स है वहाँ पे होगी डिसीजन मेकिंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर जो हमारी इम्पल्स थी वो कन्वर्ट होगी एक्शन की इन्फॉर्मेशन में। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमारी नर्व्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करेगी और आएगी हमारे इफेक्टर मसल्स तक, और फिर हम कोई एक्शन ले लेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या स्टिमुलस हमने रिसीव किया था। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एज अ डायग्राम एग्जाम में आ जाता है, तो उसके डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो न्यूरॉन की ये जो ब्रांचेस जैसी दिख रही हैं, ट्रीज़ की जैसी ब्रांचेस होती हैं ना, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ओके, फिर इसके डेंड्राइट के बाद आती है सेल बॉडी। ये जो ऊपर गोल गोल सी दिख रही है ये हो गई सेल बॉडी जो ग्रे कलर में है, और इसके अंदर जो सर्कल है वो है न्यूक्लियस, न्यूरॉन का न्यूक्लियस। ओके, फिर सेल बॉडी के बाद ये जो हमें लंबा ये धागा सा दिख रहा है जिसमें 4 सेगमेंट भी हैं, ये हो गया एक्सॉन। फिर एक्सॉन के बाद आएगी नर्व एंडिंग। ओके, ये न्यूरॉन की एंडिंग है, इसका बस नाम नर्व एंडिंग है। ओके, और अब हम देखेंगे कि जो इम्पल्स यानी कि मैसेज है वो कैसे चलता है हमारे न्यूरॉन में। तो पहली इम्पल्स सबसे पहले जाएगी डेंड्राइट में। ओके, डेंड्राइट से वो जाती है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाती है एक्सॉन में, और एक्सॉन से जाती है सीधी सिनैप्स में। सिनैप्स क्या है? सिनैप्स है दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप। ओके, न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से टच में नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से लगे हुए तो हैं एडजेसेंट, बट उनके बीच में गैप होता है, तो उसी गैप को बोलते हैं साइनैप्स। ओके, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इसको हम समझेंगे इस फोटो से ही। क्या सनसनी? चैन से सोना है तो जाग चाहिए। तो सनसनी जो शो था वो क्या करता था, वो इन्फॉर्मेशन को जो क्राइम होता था, क्राइम सीन, वहाँ से लेके हमें देता था। ओके, तो यही काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का। सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस की इन्फॉर्मेशन को लेता है सेंसरी ऑर्गन से और उसे ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेना और उससे ब्रेन तक पहुँचाना, ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का। अब आते हैं मोटर न्यूरॉन पर। तो टाटा मोटर्स क्या करती है? टाटा मोटर कुछ काम करती है, कुछ एक्शन करती है, ट्रैक्टर चल रहा है तो कोई एक्शन हो रहा है। ओके, इसी से हम समझेंगे कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्शन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ब्रेन ने कोई डिसीजन लिया, अब वो ये डिसीजन की इन्फॉर्मेशन देगा मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स देंगे ये इन्फॉर्मेशन हमारे इफेक्टर मसल्स को, और फिर होगा एक्शन। रिले रेस में क्या होता है, दो लोग जब एक दूसरे को ये जो भी प्रॉप होता है वो देते हैं रिले रेस में, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो रिले न्यूरॉन होता है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में।
ओके, इसे हम उसी एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो नोटिफिकेशन आई, ये हो गया स्टिमुलस। आँखों के जो सेल्स हैं उन्होंने देखा नोटिफिकेशन को, तो आँखों के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन जाएगी रीले न्यूरॉन्स पर, और रीले न्यूरॉन्स इस इन्फॉर्मेशन को दे देंगे मोटर न्यूरॉन्स को, और फिर मोटर न्यूरॉन्स ये एक्शन की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे कि दोस्त की नोटिफिकेशन को करना है इग्नोर, और ये मोटर न्यूरॉन्स इस इन्फॉर्मेशन को देंगे हमारे हाथ के मसल्स को, और हमारे जो इफेक्टर मसल्स हैं हाथ के वो इस नोटिफिकेशन को कर देंगे इग्नोर। अब आएंगे वॉलंटरी एक्शंस पर। तो अगर हम किसी चीज़ के वॉलंटियर बनते हैं तो मन से ही तो बनते हैं, कोई ज़बरदस्ती वैसे बना सकते हैं, ज़बरदस्ती भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी चीज़ के वॉलंटियर अपने मन से ही बन सकते हैं। तो इसी तरह से वो एक्शंस जो हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल से करते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। ये हमारे ब्रेन के डिसीजन मेकिंग के द्वारा होते हैं। ओके, हमारे ब्रेन की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो इसको कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, डांसिंग, सिंगिंग, रील्स बनाना, ये काम कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता ना, ये आप अपने मन से करते हो कि डांस करना है तो करेंगे, गाना गाना है तो गाएंगे। ओके, तो ये होगा वॉलंटरी एक्शंस। हालांकि वो बात अलग है कि रिश्तेदारों के सामने सबने 20 रुपए के लिए भी डांस किया हुआ है, बट ये एक वॉलंटरी एक्शन है। अब आएंगे इनवॉलंटरी एक्शंस पर। वो एक्शंस जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं करते, उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे कि सांस लेना, हार्ट बीट, आप कंट्रोल करते हो क्या? आप अपनी बॉडी को बोलते हो कि चलो भाई सांस लें, चलो भाई हार्ट को बीट करवाएं? नहीं, वो हमारी बॉडी खुद ही कंट्रोल कर रही है, और ये ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, इसलिए हम याद रखेंगे कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ओके, तो 3 पॉइंट से रिमेंबर करने को, ये कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इन्हें, और इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ओके, एक्सेट्रा। अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक तो हो गया वॉलंटरी एक्शन जो मन से कर रहे हैं, एक इनवॉलंटरी एक्शन जो हम अपने इच्छा से नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट इन्हीं के बीच में होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात, ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि ये अपने आप हो जाता है, हमें सोचने का टाइम भी नहीं मिलता और ये हो जाता है। ओके, दूसरी चीज़, ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब यानी कि ये अचानक से हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तीसरी चीज़, ये इनवॉलंटरी होता है। ओके, यानी कि हमारी इच्छा से नहीं होता है, हम सोच के नहीं करते इसको। और चौथी चीज़, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। अब किसी किसी को कन्फ्यूजन हो रही होगी इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में। तो देखो, इनवॉलंटरी एक्शन सबसे पहली बात तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ओके, दूसरी चीज़, इनवॉलंटरी एक्शंस लगातार होते रहते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये कभी रुकती है क्या? नहीं, और रुकी तो फिर तो सब कुछ ही रुक जाएगा, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन हर टाइम नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी कि वो तुरंत हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, हम लोग खाना बना रहे हैं अपनी 3 AM वाली मैगी, पर हमने गलती से तवे को छू लिया, गर्म तवे को। तो आप लोग सोचते हो क्या कि मैंने तवे को छू लिया, चलो मैं अपना हाथ पीछे कर लूँ? नहीं, जैसे ही छूते हैं आप अपने आप हाथ पीछे कर लेते हैं। ओके, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप सोचें उसको। ओके, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हो गया एक एग्जाम्पल इसका। अब हम समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ है वो क्या है। सबसे पहले जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स वही जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, तो हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को। ओके, यानी कि मैसेज को। तो पहले मैसेज जाएगा रिसेप्टर के पास, मैसेज गया कि तवा बहुत गर्म है। फिर ये मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन पर, वही जो मैंने बताया था, चैन से सुना है तो जाग जाइए, सनसनी वाला। फिर वहाँ से जाएगा ये ब्रेन में नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में। यही है इसका असली डिफरेंस। स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि नहीं नहीं, जल्दी जल्दी से हाथ हटा लो तवे से, नहीं तो चिक जाओगे। फिर ये मैसेज हमारे जाएगा मोटर न्यूरॉन पर, और मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को देगा इफेक्टर मसल, यानी कि यहाँ पर हाथ को, और हाथ अपना खींच लेगा दूर तवे से। तो यही हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो पाथवे जो अडॉप्ट किया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क।
तो ये क्या है रिफ्लेक्स आर्क, रिसेप्टर में जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर सेंसरी न्यूरॉन पर, फिर ब्रेन में नहीं स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से सीधा जाएगी मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल पे, यानी कि यहाँ पर ब्रेन का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है। अब कुछ लोग कहेंगे जब सारा काम स्पाइनल कॉर्ड ने कर ही लिया है तो ब्रेन का क्या काम है, बट सारा काम स्पाइनल कॉर्ड ने नहीं किया है। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रही थी, पर ब्रेन हमारे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस हो ही नहीं पाएंगे। तो अब हम समझते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यानी कि ये हो गया हमारा डिसीजन मेकिंग वाला सेंटर। ये करेंगे डिसाइड कि क्या करना है बॉडी को, पर डिसाइड तो तब करेंगे ना जब मैसेज आएगा। वो मैसेज कैसे आता है, वो मैसेज आता है क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से, ओके। और ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं ये बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम क्रिएट होता है और हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी आ जाता है ब्रेन का डायग्राम। तो ब्रेन का डायग्राम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सारे ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है तभी तो बुक में है, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो ब्रेन में सबसे पहले होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, क्रेनियम यानी कि स्कल, खोपड़ी, जिस पे हम हेलमेट लगाते हैं ताकि अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी खोपड़ी टूटे ना, ओके। तो ये हो गया क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर ये जो गुड़ी मुड़ी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, ये है सेरिब्रम, ओके। फिर आता है नीचे हाइपोथैलेमस। तो ये सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद आता है हाइंड ब्रेन जिसमें ये पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम है, ओके। और फिर आती है नीचे स्पाइनल कॉर्ड। एक एक करके आराम से देखते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है। इसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, ओके। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो फोर ब्रेन से हमें याद हो गया डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन कौन नहीं ले पाता, जिसने रम पी हुई होती है, ओके। रम तो पता ही होगा ना, तो रम हम किस में लाते हैं, थैली में, ओके। तो हो गया याद। फोर ब्रेन यानी कि थिंकिंग पार्ट, थिंक कौन नहीं कर पाता, जो रम पी लेता है, रम हम लाते हैं थैली में। तो फोर ब्रेन में आ गए सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखो सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, तो जितने भी आप ये समझ लो आईक्यू वाले काम हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, यानी कि सेंस, जजमेंट, थिंकिंग, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, ये सब होते हैं सेरिब्रम में। सेरिब्रम में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं हर तरह के फंक्शन के लिए। सेंस के लिए अलग, सेंस ऑफ टच के लिए अलग, स्मेल के लिए अलग, साइट के लिए, साइट यानी कि दृष्टि, यानी कि आँखों का जो काम होता है, साइट के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग, हियरिंग के लिए अलग, ओके। इसमें सेपरेट एरियाज़ होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए, ओके। तो ये हो गया सेरिब्रम का काम। अब आते हैं हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें देखो हर वो काम हो रहा है जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यानी कि हंगर, खाना किसे नहीं पसंद, लव, लव तो हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा पसंद तो लव ही है। थर्स्ट, पानी भी पीना अच्छा ही लगता है, स्टिंग पीना भी अच्छा लगता है, ओके। और टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर हो गया, हंगर हो गया, लव हो गया और थर्स्ट हो गया, ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन वो आपने देखा होगा, एक होता है बड़ा बच्चा जिस पे बहुत अपनी बॉस एटीट्यूड में रहता है। एक होता है छोटा बच्चा जो अपनी ज़िद चला लेता है। फिर आता है बेचारा बीच का बच्चा जिसका इतनी कोई वैल्यू हो नहीं पाती। वैसे ही है फोर ब्रेन, इतनी सारी चीज़ें कर रहा था, टेम्परेचर भी, थर्स्ट भी, लव भी, हंगर भी, डिसीजन मेकिंग भी। हाइंड ब्रेन भी बहुत कुछ करता है, पर मिड ब्रेन का एक छोटा सा फंक्शन है कि ये हाइंड ब्रेन के संग इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ओके। बेचारे का एक ही फंक्शन है, वो भी हाइंड ब्रेन के साथ है। अभी के लिए इतना ही याद रखना है। अब आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में आते हैं पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ओके, पीएमसी, इससे याद रख सकते हैं। अब देखो पॉन्स क्या करता है, पॉन्स हमारे आई, हेड और जो स्लीप है और पेन है उसको कंट्रोल करता है। ये स्लीप पेन लिखा है, इसको स्लीप वाला पेन मत समझना, ये स्लीप और पेन अलग है, ओके। तो ये हमारे आई के मूवमेंट को, हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारी स्लीप और हमारे पेन को कंट्रोल करता है। पी फॉर पॉन्स, पी फॉर पेन, ओके। अब आते हैं मेड्यूला पे। मेड्यूला भी देखो इन्वॉलंटरी एक्शंस ही हैं ये सारे। ब्रीदिंग इन्वॉलंटरी है,
सलाइवेशन यानी कि हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है वो, हमारी हार्ट बीट, वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ये सब कंट्रोल करता है मेड्यूला। कैसे याद रखेंगे? जो मैड लोग हैं उनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि मेड्यूला जो है वो फंक्शन करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शंस को, ब्रीदिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, बीपी एक्सेट्रा। ओके, अब आते हैं सेरिबेलम पे। ओके, तो देखो बेलम बैलेंस, वैसे ही ये राइम कर रहा है, तो इससे हम याद रखेंगे कि जो सेरिबेलम है वो बैलेंस और पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई बैड पोस्चर में दिख रहा है तो उसका सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर रहा है, सीधी बात। अब आते हैं इनकी प्रोटेक्शन पे। क्या? नहीं, देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनकी जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है क्रेनियम, हमने अभी देखा था। क्रेनियम यानी कि जो हमारा बोन बॉक्स है, यानी कि जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसको क्रेनियम के अलावा एक मेनिंजिस नाम की चीज़ भी प्रोटेक्ट करती है। ये 3 लेयर्स होती हैं जो इकट्ठी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, इन्हीं 3 लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजिस। और मेनिंजिस के बाद एक फ्लूइड भी होता है जो ब्रेन को किसी भी तरह के शॉक से प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये 3 चीज़ें करनी है ब्रेन को प्रोटेक्ट। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है ये जानना बहुत आसान है। रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे लंबी सी होती है ना, उसको हम फील भी कर सकते हैं। वो रीढ़ की जो हड्डी होती है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। और मेनिंजिस जैसे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिंजिस प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। यही तो सबसे ज़्यादा है आपकी एज में। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही अभी आप लोग जब बच्चे थे तो स्किन कितनी अच्छी थी, प्यारी प्यारी सी। अब जब जैसे ही बड़े हो रहे हैं, प्यूबर्टी हिट की, टीनेज बने, तब मुंह पर दाने आ गए, पिंपल्स आ गए, एक्ने आ गए। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन लेवल है वो बढ़ रहा है। किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। ओके, तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है। अब हम समझेंगे हार्मोन्स होता क्या है। वो एक केमिकल्स होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। ओके, और हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की। ओके, जैसे कि आपका कोई भी ऑर्गन है, उसको क्या एक्टिविटी करनी है, क्या नहीं करनी है, वो उसको कौन बताता है? एक केमिकल बताता है, और वो केमिकल एक मैसेंजर की तरह काम करता है। उसी केमिकल मैसेंजर को बोलते हैं हार्मोन्स। चलो अब देखते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं होती। डक्ट क्या होता है? डक्ट हम एक पाइप से समझ सकते हैं। ओके, तो ऐसे समझेंगे, हमारे घर में 2 नल हैं। एक नल वो है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है, और एक नल वो है जिसमें कोई पाइप नहीं लगा है, उसका पानी सीधा बकेट में जा रहा है। तो वो वाला नल जिसमें कोई पाइप नहीं लगा है, जिसका पानी सीधा बकेट में जा रहा है, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स। इसमें कोई डक्ट नहीं होती, यानी कि कोई पाइप नहीं होता। और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि वो वाला नल जिसमें पाइप लगा हुआ है, वो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें एक पाइप यानी कि डक्ट लगा हुआ है। ओके, एंडोक्राइन डक्टलेस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विद डक्ट। अब देखो, जब डक्ट है ही नहीं तो हार्मोन को सिक्रीट कहाँ करेंगे? सीधा ब्लड में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो, उनके पास डक्ट यानी कि पाइप है, तो वो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। याद रखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास हार्मोन्स नहीं होते, वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जो हमारे सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि हमारे माउथ में जो सिलाइवा प्रोड्यूस होता है वो सिलाइवरी ग्लैंड से होता है। तो ये सिलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और ये अपना सलाइवा सीधा हमारे जो माउथ की सरफेस है वहीं तो सिक्रीट करते हैं। ब्लड में थोड़ी ना सलाइवा सिक्रीट करते हैं, हमारे माउथ में करते हैं। तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल। नाउ एक एक करके हर ग्लैंड और उसके हार्मोन और उसकी लोकेशन को देखेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। ओके, इसे कैसे समझेंगे? हम सब ने बिग बॉस तो कभी ना कभी तो देखा ही होगा, गलती से मम्मी पापा देख रहे हैं उनके साथ देख लिया। तो बिग बॉस में क्या होता है, जो हमारे सैलमन भाई हैं वो हाइपर हो जाते हैं, और वो एक कंटेस्टेंट के पीछे पड़ जाते हैं और उसको बताते हैं कि आपको कब ज़्यादा बोलना है, कब कम बोलना है, कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है। यानी कि एक तो टारगेट हमेशा बन ही जाता है। ओके, तो यही काम होता है हाइपोथैलेमस का।
वो एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि एक ग्लैंड के पीछे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, आगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देखेंगे। हाइपोथैलेमस पीछे पड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड के, और वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताते हैं कि तुम्हें अपनी एक्टिविटी को कम करना है या तुम्हें अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा करना है, यानी कि स्टिमुलेट करना है या इनहिबिट करना है हार्मोन रिलीजिंग एक्टिविटी पिट्यूटरी ग्लैंड की। ओके, ऐसे याद रखेंगे हम इसको। तो इसके हार्मोन्स क्या सिक्रीट करता है ये, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसके रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं कि चलो तुम और अच्छा परफॉर्म करो, और इसके इनहिबिटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि नहीं अब तुम शांत बैठो, बस बहुत हो गया। ओके, हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है, ब्रेन। हमने ब्रेन का जो डायग्राम है उसमें देखा था हाइपोथैलेमस वहाँ पे प्रेजेंट था। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने एक और चीज़ नोटिस की होगी, सैलमन भाई जिसके पीछे सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, असलियत में सबसे ज़्यादा नोटिस भी वही हो रहा होता है बिग बॉस में, यानी कि वो मास्टर बन चुका होता है गेम का। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस इसके पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड होता है। मास्टर ग्लैंड मतलब कि ये ग्लैंड जो होता है इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो बाकी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसमें एक हार्मोन रिलीज़ होता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन यानी कि हमारी बॉडी की जो हाइट है वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही कंट्रोल होती है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा तो अच्छी हाइट, ग्रोथ हार्मोन कम तो कम हाइट। आप लोगों ने देखा होगा एक एक्टिविटी होती है जिसमें एक छोटे से डॉट को बार बार देखते हैं ताकि हाइट इंक्रीज़ हो जाए, बहुत आते हैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस। तो ये क्या कर रहे थे, ये अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को ही एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होके ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर दे, बट एक्चुअली में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखते हैं, बिलो द ब्रेन। ओके, डायग्राम में पिट्यूटरी ग्लैंड भी है तो ये हो जाती है बिलो द ब्रेन। ओके, अब देखो जैसे कि हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इससे हमें क्या बीमारी हो सकती है, ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म। ड्वार्फिज्म यानी कि बौना रह जाना, जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम सिक्रीट होता है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो रह जाते हैं ड्वार्फ यानी कि बौने, और जिनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा ही सिक्रीट हो जाता है वो जाइजेंटिज्म से सफ़र करते हैं, यानी कि बहुत जाइंट हो जाते हैं, बहुत ही लंबे टंगे हो जाते हैं, तो वो हो गई जाइजेंटिज्म। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड पर। तो थायराइड की जो लोकेशन होती है वो होती है विंड पाइप, यानी कि जो हमारा विंड पाइप होता है, आप गले में अगर हाथ रखेंगे तो एक हड्डी फील होगी, वही विंड पाइप होती है। तो ये अपने विंड पाइप से अटैच्ड होता है। ओके, और हार्मोन क्या सिक्रीट करता है ये, थायरोक्सिन। कितना आसान है याद रखना, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन। अब इस थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करके कैलोरी बनाने की क्षमता, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। ओके, और इसके अलावा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, ग्रोथ, इन सबको थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन थायरोक्सिन है वो कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा हर फैमिली में एक आंटी ज़रूर होती है जो कहती है भैया हमें तो थायराइड है, बीपी लो हो जाता, बीपी हाई हो जाता, सांस नहीं आ रही, ये वो। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई दिक्कत आ चुकी है जिसकी वजह से थायरोक्सिन या तो कम प्रोड्यूस हो रहा है या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उसी की वजह से उन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट की होती है, ब्रीदिंग की होती है, मेटाबॉलिज्म की भी होती है। जिन आंटी लोगों को थायराइड होता है वो काफ़ी वेट गेन कर लेती हैं, हमने कई बार नोटिस किया होगा। और इसका एक और फंक्शन होता है ग्रोथ का। ओके, अब देखो थायरोक्सिन से एसोसिएटेड जो बीमारी है वो है गोइटर। जब थायरोक्सिन एडुकेट लेवल्स में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो हमें हो जाता है गोइटर। ओके, गोइटर में क्या होता है, जो ये थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा सूज जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है और ये हमारे गले से बाहर भी दिखने लगता है। ओके, इसमें हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, हार्ट बीट, बीपी, ब्रीदिंग, ये सब कुछ इफेक्ट होता है। ओके, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड से मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी याद आ गई। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो थायरॉयड ग्लैंड के ही पास होती है, यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉयड ग्लैंड के पास ही होता है। हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, जैसे थायरॉयड का थायरोक्सिन था। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। अब आता है एक छोटू सा ग्लैंड जो है थाइमस। थाइमस की लोकेशन होती है लोअर नेक पे और ये सिक्रीट करता है थाइमस हार्मोन। थाइमस ग्लैंड, थाइमस हार्मोन, और इसका फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। अब आएंगे पेनक्रियाज पे।
तो ये देखिए हमारे किडनी के पास में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, येलो येलो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, यही है पेनक्रियास। ओके, तो पेनक्रियास का लोकेशन तो हम जान जाएंगे फिर बिलो द स्टमक। ओके, किडनी के पास है तो बिलो द स्टमक ही तो होगा। एंड ये हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कम कर देता है, और ग्लूकागॉन शुगर लेवल को बढ़ा देता है। कैसे याद रखेंगे? शुगर यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकागॉन यानी कि ग्लूकोज को बढ़ाने वाला। ओके, तो ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। अब ग्लूकागॉन बढ़ाता है तो इंसुलिन कम ही करता होगा। ओके, तो इससे हम समझ गए कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक फंक्शन होता है, वो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। अब अगर इसका फंक्शन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, तो अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आई तो क्या बीमारी होगी? शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी जिसको हम सब जानते हैं, काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी लोगों को होती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो पेनक्रियास में अगर कोई भी दिक्कत आती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें दिक्कत होती है शुगर की, यानी कि डायबिटीज़ की। अब इसी डायग्राम में किडनी के ऊपर एक समोसे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये समोसे जैसा स्ट्रक्चर है एड्रीनल ग्लैंड। वो ग्लैंड जो मूवीज़ में, संदीप रेड्डी वांगा जी की मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। यहाँ हीरो 50-100 लोगों को मार रहा होता है, जो मन होता है वो कर रहा होता है, क्योंकि इनमें एड्रीनलिन रश बहुत होता है। ओके, इसका काफ़ी अच्छा फंक्शन है, ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्लैंड है। चलो आओ इसको देखेंगे। लोकेशन हम समझ गए, ऑन टॉप ऑफ किडनीज पे एक समोसा बैठा हुआ है जो है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, अब हार्मोन याद करना भी बहुत आसान है। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनलिन, ये एड्रीनलिन को प्रोड्यूस करता है। अब ये एड्रीनलिन क्या करता है? देखो, एक सिचुएशन जहाँ पे हीरो को 50-100 लोगों से लड़ना है। अब अगर इतने लोगों से लड़ना है तो बहुत शक्ति यानी कि एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म चाहिए होगा कि जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट होकर कैलोरीज बने ताकि एनर्जी आए, बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग चाहिए होगी, बहुत तेज़ हार्ट बीट चाहिए होगी। तो यही काम होता है एड्रीनलिन का। एड्रीनलिन हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है, ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, और बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट के लिए। क्या? फाइट तो समझ गए कि हीरो को बहुत सारे लोगों से लड़ना है तो उसको एड्रीनलिन चाहिए, बट ये फ्लाइट क्या है? फ्लाइट चप्पल नहीं, फ्लाइट यानी कि भाग जाना। अब एक बात बताओ, 50-100 लोगों से तो लड़ लिया, पर अगर बहुत सारे लोग आ गए, इससे ज़्यादा लोग आ गए, तो क्या लड़ पाओगे? ये जवानी है दीवानी में ये वाला सीन देखा है ना, कि इतने सारे लोगों के सामने वो नहीं लड़ पाते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो यानी कि एड्रीनलिन जो होता है वो यही कहता है, अगर दम है तो लड़ो, बट अगर दम नहीं है तो फ्लाइट यानी कि भाग लो। तो ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए। नेक्स्ट ग्लैंड है टेस्टिस। तो टेस्टिस की जो लोकेशन है वो काफ़ी आसान है याद रखना, टेस्टिकल्स में होती है। एंड ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, वो हार्मोन जिस पे लड़कों को काफ़ी घमंड होता है। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। एंड प्यूबर्टी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि जो एडम्स एप्पल है वो बाहर आ जाता है, जो वॉइस है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, बियर्ड ग्रोथ होती है, मुस्टैश ग्रोथ हो जाती है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। ओके, अब टेस्टोस्टेरोन के बाद आएंगे ओवरीज़ पे। ओवरीज़ की लोकेशन क्या होती है? लोअर एब्डोमेन में। अगर बहुत डिटेल में बात करें तो हमारा जो यूटेरस होता है उसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो ट्यूब जैसे दिख रहे हैं ना लेफ़्ट और राइट में यूटेरस के, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं इन्हीं के आगे लगी होती है ओवरी, यानी कि ईदर साइड ऑफ यूटेरस पे ओवरीज होती हैं 2। ओके, अब लोकेशन समझ गए, अब आते हैं हॉर्मोन्स पर। ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं 2 हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके, अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, और वही प्यूबर्टी में जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। यानी कि प्यूबर्टी में जब फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और प्रेगनेंसी में भी, ये मैंने क्या लिख दिया, पीफेग्नेंसी हाँ, पीफेग्नेंसी नहीं है ये प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब बेबी डिलीवर होता है तो जो वेजाइनल वॉल्स होती हैं वो वाइडन हो जाती हैं ताकि बेबी उससे बाहर आ पाए। तो उन वॉल्स को वाइडन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो बेबी बाहर ही नहीं आ पाएगा।
ओके, तो अब इन दोनों में क्या पढ़ाऊँ, इनके बारे में तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ही जानते हो। चलो अब आएंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पे। तो जैसे हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो वेरियस एक्टिविटीज़ और ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा था, वैसे ही प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है, उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, उनमें भी मूवमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दो मूवमेंट्स, नेस्टिक और ट्रॉपिक। ये नेस्टिक ट्रॉपिक क्या है? नेस्टिक, आप बिना नेस्टिक नहीं, वो नहीं। तो नेस्टिक मूवमेंट वो होता है जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, कैसे याद रखेंगे इसको? तो जो लोग ये गाना सुनते हैं ना, आप बीन अ नेस्टी गर्ल, इनको कोई ग्रोथ शायद नहीं करनी है, इसलिए फालतू गाने सुनते रहते हैं। ओके, नो ऑफेंस, मैंने गाना पूरा सुना भी नहीं है, बट याद रखने के लिए बस इसे याद रखेंगे। तो नेस्टिक वो मूवमेंट होता है जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। नेस्टिक मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है और वो रिवर्सिबल होता है। ये हमने केमिस्ट्री में भी देखा होता है कि जो चीज़ फास्ट होती है वो रिवर्सिबल होती है। ओके, तो नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, फास्ट है और रिवर्सिबल है। अब आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट पे। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड होता है, काफ़ी स्लो होता है। अब ग्रोथ तो स्लो ही होगी ना, और स्लो है, इरिवर्सिबल भी है, यानी कि वापस से इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स के टाइप्स पे। तो पहला है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या है? तो छुई मुई का पौधा उगाया है कभी घर पे, या पड़ोसी के घर पे होगा छुई मुई का पौधा। छुई मुई कौन सा? टच मी नॉट वाला, मिमोसा पुडिका बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम। ओके, तो ये छुई मुई का जो पौधा होता है, इस पर जैसे ही हम इसकी पत्ती पे हाथ रखते हैं तो ये एकदम सिकुड़ जाता है। ओके, तो ये क्या है? जैसे ही हमने इसको टच किया तो इसने एक मूवमेंट प्रोड्यूस किया, इसी को बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, यानी कि एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट का रिस्पॉन्स टू टच, यानी कि हम टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, तो रिस्पॉन्स हो गया टच का, और मूवमेंट किया तो इसको बोलेंगे थिग्मोनेस्टी। एग्जाम्पल्स बहुत आसान है, टच मी नॉट वाला। ओके, दूसरा नेस्टिक मूवमेंट में आता है फोटोनेस्टी। ओके, फोटो क्या? फोटो किस में खींचते हैं? लाइट में, यानी कि लाइट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट का लाइट के रिस्पॉन्स में। इसका एग्जाम्पल क्या है? I'm in a field of dandelion। ओके, तो ये जो डेंडेलाइन होता है, डेंडेलाइन का फ्लावर, ये फोटोनेस्टी शो करता है। ओके, अब आएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स पे। तो सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म। फोटो यानी कि लाइट, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल किसको नहीं पता? सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी, जहाँ पे सन होता है वहीं पे ये ग्रो करने लगता है। ओके, तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल हो गया हमारा सनफ्लावर। दूसरा आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो यानी कि पानी, तो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू वाटर। इसका एग्जाम्पल है टोमेटो की रूट्स। टोमेटो हो गया, गाजर हो गई, इनकी जो रूट्स हैं वो हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करती हैं। ओके, याद कैसे रखेंगे? टोमेटो में बहुत सारा पानी होता है। ओके, और गाजर का हलवा बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, पानी या दूध पता नहीं। तो हाँ, गाजर को धोने के लिए तो पानी चाहिए होता है ना। तो टोमेटो और गाजर की जो रूट्स हैं वो हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे जियोट्रोपिज्म पे। जियो यानी कि अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी। तो यानी कि जियोट्रोपिज्म हो गई ग्रेविटी, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। और चौथी आ गई कीमोट्रोपिज्म। कीमो क्या है? ये कीमो यानी कि केमिस्ट यानी कि केमिकल्स, तो कीमोट्रोपिज्म ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। ओके, इसमें ज़्यादा याद रखने जैसा है नहीं, वैसे काफ़ी इजी है सब कुछ। अब हम आएंगे प्लांट हॉर्मोन्स पर। जैसे हम में हॉर्मोन्स थे, एड्रीनलिन था, टेस्टोस्टेरोन था, वैसे ही प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं। बट प्लांट्स के हॉर्मोन्स ऐसे नहीं होते अनफॉर्चुनेटली कि वो 50-100 आदमी को मरवा दें। काफ़ी बोरिंग टाइप के हॉर्मोन्स हैं ये, फिर भी हम इनको पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के हॉर्मोन्स को बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन। क्यों बोलते हैं पता नहीं, बस बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन को। तो ऑक्सिन जो पहला हार्मोन है वो हेल्प करता है सेल को एनलार्ज करने में, फ्रूट की ग्रोथ में, स्टेम की ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में, और कंट्रोल करता है प्लांट का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी। लेकिन ये रूट ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। ओके, इतना हम याद रखेंगे। अब जिब्रेलिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करना। डोरमेंसी ये क्या होता है? अरे कई बार देखा होगा, इंस्टा के कुछ अकाउंट्स होते हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट यानी कि एक्टिव नहीं होते हैं। तो जो चीज़ एक्टिव नहीं होती है वो होती है डोरमेंट। तो इसी सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है जिब्रेलिन। कभी कभी जो सीड है और जो बड है वो एक्टिव नहीं हो पाते, तो वो ग्रो भी नहीं हो पाते। ओके,
तो इस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए चाहिए है जिब्रेलिन। ओके, और भी फंक्शंस है इसके, सेल एनलार्जमेंट करना, सेल डिफरेंशिएशन करना और शूट ग्रोथ करना। शूट क्या होता है? शूट प्लांट के ऊपर वाला पार्ट, ओके, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना, ये हो गया जिब्रेलिन का काम। अब जिब्रेलिन के बाद आएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसके और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये लीफ की जो एजिंग है उसको डिले करता है, यानी कि साइटोकाइनिन को हम लैक्मे समझ सकते हैं। लैक्मे के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो एजिंग को कम करने का दावा करते हैं, तो साइटोकाइनिन भी एक तरह से लैक्मे हो गया प्लांट्स का। ओके, और फंक्शंस है इसके, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करना, स्टोमेटा को ओपन करना और सेल डिवीजन में मदद करना। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड पे। ABA, अब्बा। किसका अब्बा है ये? ये अब्बा इसलिए है क्योंकि ये हर वो काम कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है। हमारे पापा लोग भी कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, जैसे कि न्यूज़ देखना। तो वैसे ही एब्सिसिक एसिड यानी कि अब्बा, ये ऐसे काम करता है जो प्लांट्स को पसंद नहीं आते। जैसे कि क्या? सीड और बड डोरमेंसी को प्रमोट करना। ये कहता है सीड और बड तुम डोरमेंट रहो, तुम एक्टिव मत हो। दूसरा, ये लीफ की विल्टिंग करता है। विल्टिंग लीफ, ये क्या होता है? विल्टिंग यानी कि सिकुड़ जाना। ओके, दूसरी चीज़, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी कि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। स्टोमेटा को भी क्लोज कर देता है और फ्लावर्स और फ्रूट्स को प्लांट से डिटैच कर देता है। जैसे कि मोहब्बतें फिल्म में जो भी ये पत्ते दिख रहे थे ना इधर उधर बिखरे हुए, उनमें एब्सिसिक एसिड अच्छा खासा काम कर रहा होगा, इसलिए वो इतने डिटैच हो रहे थे। ओके, अब आएंगे लास्ट पे जो है इथाइलिन। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? एक फल लाना, आम ले आना, ओके, और उसे अखबार में लपेट के रख देना। कुछ दिन बाद देखना वो आम पक चुका होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें इथाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है। इथाइलिन एक गैस भी है, इथाइलिन एक हार्मोन भी है। ओके, तो जो इथाइलिन गैस है वो जब प्रोड्यूस होती है तो जो आम है यानी कि जो फ्रूट है वो पक जाता है। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि इथाइलिन हार्मोन का काम क्या है। वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स जो भी राइपन होते हैं वो इथाइलिन की वजह से होते हैं। तो ये भी हो गए प्लांट्स के हार्मोन्स और हमने कंप्लीट कर लिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, शेयर कर दो यार, तुम्हारे दोस्तों को भी इतने फ़न वे में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ तुम लोग बुक लेके बैठे रहोगे, वहाँ से पढ़ोगे। बुक में से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली NCERT से। NCERT में मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स कम दिए हुए हैं, बातें ज़्यादा हो रही हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and please do subscribe, like, share and comment. Thank you.